अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया ईरान में गुज़श्ता एक हफ़्ता कबल होने वाले खूनरेज़ एहतजाजी मुज़ाहरों के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया में मुतज़ाद ख़बरें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान और इंसानियत पसंद लोग जो है मुज़तरब हैं। आज हमने कोशिश की है कि ईरान में इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका और इसराइल की जो जारियत है उसके तनाज़ुर में पैदा होने वाली सूरत हाल पे तज्ज़िये के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकज़ी सेक्रेटरी सियासत और मशरिक़ वस्ता के उमूर पर तज्ज़िये के लिए जनाब डॉक्टर सैयद नासिर शिराज़ी साहब से। शिराज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सिकंदर टीवी को वक्त दिया। सर, बताइएगा कि ईरान में जो गुज़श्ता दिनों मुज़ाहरे हुए, इसका पस मंज़र क्या था और ये मुज़ाहरे बुनियादी तौर पे किस वजह से शुरू हुए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्कर्दू टीवी का, कासिम भट्ट साहब, आपका, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुनियादी तौर पे ये साजिश क्या थी। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एक रजीम चेंज ऑपरेशन था अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका तौर पे, और ये सिर्फ रजीम चेंज नहीं था बल्कि ये डिसइंटीग्रेट करना था, ईरान को कई टुकड़ों के अंदर तकसीम करना। उस पर पहले से मंसूबे मौजूद हैं अमेरिका के, और उसके ऊपर मुतअद्दिद मरतबा अमेरिकन ऑफिशियल्स बात कर चुके हैं, और ग्रेटर इसराइल भी उसी वक्त मुकम्मल होता है जब मिडल ईस्ट के टुकड़े हों। लेकिन ईरान की बुनियादी जो प्रॉब्लम है या ईरान के साथ जो बुनियादी दुश्मनी है, वो ईरान का इसराइल के मुकाबले में फ़लस्तीन के साथ फिर्म स्टैंड है, अनकंडीशनल सपोर्ट है मुज़ाहमत की, और इसी तरीके से जितने मुज़ाहमती ग्रोह हैं उनके साथ खड़े होना है। ये वो स्टैंड है पूरी दुनिया में मजलूमों के साथ हिमायत का, जिसकी कीमत जो है वो जमहूरी इस्लामी ईरान को देनी पड़ी। और जो करंट सिचुएशन बनी है उसके पीछे भी बुनियादी तौर पर एक स्नैप बैक मैकेनिज्म इसको कहते हैं, जिसके तहत यूरोप ने और अमेरिका ने नई सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाई, और ईरान के ऊपर इन नई सैंक्शंस के नतीजे में स्ट्रेस पड़ा उनकी करेंसी के ऊपर जो ऑलरेडी सैंक्शनड है, और उसकी वजह से यकदम एक डिवेल्युएशन हुई, और ज़ाहिर है बिजनेसमैन और ताजिर हजरात के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, और आम लोगों के लिए भी ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। और इससे ये साबित भी हुआ कि अमेरिकन जो सैंक्शंस हैं उनका हदफ बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ ईरानी अवाम है, और जाहिर है कि वो ये भी चाहते हैं कि ईरानी अवाम जब इतने शदीद मुश्किल में आएंगे तो वो कहीं ना कहीं एहतजाज करेंगे, और उसको फिर वो अपने हक में यूज़ कर सकेंगे। लेकिन ये जो मौजूदा एहतजाज हैं, इनका बैकग्राउंड जो है वो कहीं और है। और अगर मैं ये कहूं कि इसका फर्स्ट फेज जो है वो 12 रोज़ा जंग थी, तो शायद ये गलत नहीं होगा। 12 रोज़ा जंग के फेलियर के नतीजे में, चूंकि उनको ये पता चल गया कि वो मिलिटरली जो नताइज लेना चाह रहे थे, एक मिलिट्री असॉल्ट के जरिए से, एक अटैक के जरिए से, अमेरिका और इसराइल मिलकर भी वो हासिल नहीं कर सके। और अगर मैं यूं कहूं कि दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ है कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर अटैक करते हैं, और न फकत ये कि नाकाम होते हैं बल्कि अपने हाथ खड़े कर देते हैं, सीज फायर पे मजबूर होते हैं। और सिचुएशन ये बनती है कि वो अमेरिका के जो दुनिया में अपनी खुदाई के दावे करता है, इन अ सेंस हेजमनी के, और जो चंद घंटे पहले ये कह रहा था कि अनकंडीशनल सरेंडर और विकेट तेहरान, वो इस जगह पर आना पड़ता है कि वो अनकंडीशनल सीज फायर की तरफ आते हैं। और न फकत ये कि ईरान रिस्पांस देता है अमेरिका और इसराइल को साइमल्टेनियसली बैक वक्त अल उदैद एयर बेस से लेके बेरशिबा और तल अबीब तक, बल्कि एस्केलेशन लेडर भी ईरान के हाथ में होता है, और आखिरी जवाबी थप्पड़ जो है वो ईरान की तरफ से मारा जाता है, जिसके बाद ये सीज फायर होती है। तो ये वो जो तकलीफ है, गम है, और ये जो उस शिकस्त का जो आप कह ले कि कैफियत है कि वो उनको संभलने नहीं दे रही, और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस शिकस्त का दाग जो है वो उसको धो पाएं। ये आसानी से नहीं धो पाएगा। इसकी वजह से ये जो नई लहर साजिश की है, ये बुनियादी तौर पे फेज 2 है अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग का। अच्छा शिराज़ी साहब, आपने बड़ी तफसील से बताया कि अमेरिका के इस एहतजाजी मुज़ाहरे के अंदर क्या अज़ाइम थे, वो किस तरह इस मुज़ाहरे को अपने हक़ में इस्तेमाल करने में कामयाब हुआ है। अब जो ये सवाल बनता है कि ये फेज 2 कैसे है और ये कैसे आपस में कनेक्टेड है, तो मैं पहले बताता हूँ कि 12 रोज़ा जंग के अंदर उनका प्लान क्या था, प्लॉट क्या था। ये अब सारी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं। प्लॉट ये था कि सबसे पहले डिकैपिटेशन थी, 3 मराहल थे। मरहला अव्वल डिकैपिटेशन। डिकैपिटेशन का मतलब है टॉप लीडरशिप को शहीद करना। 3 तरह की टॉप लीडरशिप थी, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और रिलीजियस लीडरशिप। रिलीजियस यानी जिसमें रहबरियत और मरजइयत, पॉलिटिकल यानी प्रेसिडेंट, कैबिनेट और
उनके अरकान पार्लियामेंट, और मिलिट्री लीडरशिप यानी सिपाह, फौज, बहरिया और इसी तरह उनके दीगर कमांडर्स। तो वो जो अगर कामयाब हुए जुज़वी तौर पे, तो वो मिलिट्री लीडरशिप को शहीद करने में कामयाब हुए, लेकिन पॉलिटिकल और मजहबी लीडरशिप दोनों महफूज रही, और उसकी वजह से ईरान के अंदर स्टेबिलिटी भी रही, और वो जो दूसरा मरला वो चाहते थे, वो दूसरा मरला शुरू नहीं हो सका प्रॉपर तरीके से। वो दूसरा मरला क्या था? दूसरा मरला ये था कि उनका ख्याल था कि जब ये टॉप लीडरशिप शहीद हो जाएगी, तो उसके बाद हम जो है वो तमाम सूबों में हमने जो हज़ारों लोगों को ट्रेन किया है, इन्फिल्ट्रेट किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको एक लंबे अरसे से हमने फंड्स जो है वो जारी किए हैं, उनके लिए हम भरपूर जो है वो माहौल प्रोवाइड कर चुके हैं, तो वो हर एयालत, हर सूबे, हर उस्तान के अंदर वो मिलिटेंसी को स्टार्ट करेंगे, हुकूमती मराकज के ऊपर अटैक करेंगे, सिविल अनरेस्ट क्रिएट करेंगे, ड्रोन अटैक करेंगे, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, सोसाइटी पैरालाइज हो जाएगी। और जब ये सिचुएशन पूरे मुल्क में फैल जाएगी, तो उसके बाद बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगी, पाकिस्तान बॉर्डर से दाइश आएगी, और इसी तरीके से फर्ज करें कि ये जो इलादगी पसंद हैं बलोच वो आएंगे, कुर्द जो है वो तुर्की और इराक के बॉर्डर से आएंगे, आज़रबाईजान का बॉर्डर भी इस्तेमाल होगा, इसी तरीके से दीगर बॉर्डर्स जो है वो भी इस्तेमाल हो गया, अफगानिस्तान के बॉर्डर से मिलिटेंट्स आएंगे, चूंकि ये पोरस बॉर्डर है और हुकूमती कोशिशों के बावजूद इनको सिक्योर नहीं किया जा सकता। लिहाजा नतीजा ये होगा कि जब फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे, तो ये जो अनरेस्ट पहले से होगा, ये बाकायदा तौर पे एक सिविल वार में बदल जाएगा, और उसके बाद ईरान के हिस्से बखरे करना उनके लिए आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम ये हुई कि जो पहला मरला है उसी के अंदर उनको जो है वो बड़ी हद तक नाकामी होगी, चूंकि पॉलिटिकल और उनकी सियासी लीडरशिप के साथ साथ मजहबी लीडरशिप दोनों महफूज रही। उन्होंने फौरन जो मिलिट्री लीडरशिप की शहादत के बाद उनको उनकी सीटें पुर कर दी, और उसके बाद बजाय इसके कि मैदान जंग जो है वो ईरान बनता, जंग का जो ज़मीन है वो खुद इसराइल बनना शुरू हो गया, और इसराइल के ऊपर ईरान के मिसाइल ताबड़ तोड़ पड़ना शुरू हो गए, और उनके लिए प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं रहा कि सेकंड फेज और थर्ड फेज जो है उसको जारी रखें। अब वो इस नतीजे पर पहुंच के मिलिटरीली वो ईरान को टेक ओवर नहीं कर सकते, और अगरचे हिट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो नताइज वो चाहते हैं उन नताइज में कोई नतीजा नहीं ले सकते। लिहाजा, और दोनों मिलके, लिहाजा अब वो आए हैं, इसको कहते हैं सॉफ्ट को, इसको कहते हैं डिजिटल टेररिज्म, और इसके जरिए से ये जो रिसेंट वेव ऑफ प्रोटेस्ट थी, ये प्रोटेस्ट नहीं थे, प्रोटेस्ट इब्तदाई दिनों में थे, मैं उसकी डिटेल बयान करूंगा, लेकिन उसके बाद ये इवेंचुअली ये रॉयट्स और बलवे और फसादात जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर गए। उसकी कुछ डिटेल मैं आपको बताऊंगा, तो ये कैसे इसमें जो है वो डाइवर्ट हुआ, और कैसे इसके ऊपर अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर भरपूर तरीके से नाज़र थे। अच्छा शिराजी साहब, जो मुजाहरे थे वो बाद में पुरतशद्दुद हो गए, और बहुत सारी कीमती इंसानी जानें भी का भी ज़िया हुआ, तो इस सारे अमल को आप किस तरह देखते हैं? जी, अगरचे यहाँ अभी बात शुरू हुई थी बाज़ार बुजुर्ग के ताजरों से, जो मैंने बताया कि वो स्ट्रेस आया और उसके बाद उन्होंने एहतजाज किया जो नेचुरल था, तो ईरान की दो टॉप लीडरशिप, मजहबी और सियासी, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई और सियासी लीडरशिप यानी पज़ेश्कियान प्रेसिडेंट, दोनों ने ये कहा कि इनके साथ बातचीत होगी, हम उनके जो डैमेजेस हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड मसाइल थे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा हम रिफॉर्म्स भी करेंगे। और ज़ाहिर है ये डिमांड भी अगर कहीं साथ आती थी कि हुकूमत को अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर कहीं करप्शन है या मिसमैनेजमेंट है तो ये भी दूर होनी चाहिए, और दोनों लीडरशिप्स ने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और पुरअमन मुजाहरा करना उनका बुनियादी हक है, और इसको कोई वो नहीं रोकेगा। 2 दिन बाद उन्होंने उसको कॉल ऑफ कर दिया बाजार बुजुर्ग के ताजरों ने, लेकिन इस दौरान इस पे मौज सवारी का काम शुरू हो चुका था, और अगला जो मरला स्टार्ट हुआ है, उस मरले में अमेरिका और इसराइल ने वो जो दहाइयों की मेहनत की हुई थी, मिलिटेंट्स को तैयार किया हुआ था, और जैसे मैंने बात बताया कि कुर्द ग्रुप, दाइशी ग्रुप, फिर इसी तरीके से मजहबी इंतहा पसंद, फिर इसी तरीके से शाह प्रस्त जो लोग थे, या फिर कौम प्रस्त जो जैसा कि बलोच इलादगी पसंद और इस टाइप के एलिमेंट्स, इन सब को मिला के जो एक फोरम तश्कील दिया हुआ था, तो उसके ज़रिए से उस वेलवेट रेवोल्यूशन का अपने तौर पे वो आगाज कर दिया गया। और इसका आगाज जो है ये वेलवेट भी नहीं था, पूरा टेररिज्म था, जिसको डिजिटल टेररिज्म हम कहते हैं। मैं अभी आपके सामने अल जजीरा की रिपोर्ट अभी देख रहा था कि अल जजीरा ने कैसे एक डिटेल को अनकवर किया कि कैसे इसराइल से वो तमाम ट्वीट्स जो है स्पॉन्सर हो रही थी, और टोटल जो लोग ट्वीट करने वाले थे वो 174 थे, लेकिन मिलियंस में वो ट्वीट जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा ईरान खड़ा हुआ है, उनमें से कोई एक ट्वीट भी ईरान के अंदर से नहीं की गई थी। इसी तरीके से शाह ईरान ने जो ट्वीट्स की, जिसको तकरीबन 5.3 मिलियन तक जो है वो जा चुकी थी, वो उस वक्त तक जब ईरान में टोटल इंटरनेट जो है वो
ब्लॉक था, किसी तरह की कोई एक्सेस नहीं थी। उस दौरान में 5+ मिलियन जो है वो थे। तो इसका मतलब है ये पूरा एनवायरनमेंट और फिजा क्रिएट की गई ताकि ऐसे लगे कि जो है वो ईरान के अंदर अनरेस्ट हो गया है और जो है एक हुकूमत की तब्दीली या तख्ता उल्टा जा रहा है और पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया। मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा, गले काटे गए, मसाजिद तबाह की गई, इसी तरीके से इमामजादों की मज़ारात के ऊपर हमले किए गए। कोई मुसलमान ये काम नहीं कर सकता, यदि इख्तलाफ राय के बावजूद ये काम नहीं कर सकता, हुकूमत के साथ इख्तलाफ के बावजूद ये काम नहीं कर सकता। ये सारे वो स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे जिनकी डिटेल्स जो है वो अब तकरीबन रिवील हो चुकी हैं और ईरान ने दुनिया के बिलखसूस यूरोपीय ममालिक के सुफरा को बिठा के दिखाया कि ये वो लोग हैं जिनकी आप हिमायत कर रहे थे, और उनकी वीडियोस दिखाई हैं कि कैसे उन्होंने टेररिज्म किया और कैसे उन्होंने सिविलियंस के ऊपर जो है वो हमले किए और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो अटैक किए। तो इनका ये ख्याल था कि अब इस और सबसे ज्यादा इसमें वेस्टर्न मीडिया यूज हुआ और बदकिस्मती से पाकिस्तानी मीडिया ने भी वेस्टर्न मीडिया से ही चीजें लेकर देना शुरू कर दी। लीडरशिप जा रही है, हुकूमत खत्म हो रही है, और फिर आपने देखा कि जो हम भी कहते थे कि असल ईरान उसके बाद निकला, और फिर जब असल ईरान निकला तो फिर आपको पता चला कि ईरान है क्या, इनकलाब है क्या, लोगों के अंदर जज्बा शहादत है क्या, वो इसराइल और अमेरिका की दुश्मनी के मुकाबले में कहां खड़े हैं, और कितना क्रेडिट जाता है इस कौम को कि ये जो आज वो अगर अमेरिका और इसराइल से शेक हैंड कर लें तो उनकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, लेकिन वो कुर्बानी दे रहे हैं किसके लिए? हक के साथ खड़े होने की, मजलूमों की हिमायत की, आलमी इस्तेमार के मुकाबले की और मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े होने की। ये वो चीज है जिसके लिए हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि हक के लिए तो पाक पैगंबर को भी शेब अबी तालिब में मैसूर होना पड़ता है। अगर उनके मानने वालों को आज के दौर में सैंक्शंस बर्दाश्त करनी पड़े तो हमें उनके ऊपर उंगली उठाने की बजाय हक का साथ देने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा शिराज़ी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया से और खुसूसन पाकिस्तान से बहुत सारे ज़ायरीन जो है इस वक्त मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए ईरान में मौजूद हैं, और स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम हैं। इनकी खैर खैरियत के हवाले से, इनकी मूवमेंट के हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, ज़ायरीन के हवाले से किसी तरह का कोई इशू नहीं हुआ, चूंकि एक मीडिया ब्लॉकेड हो गया और चूंकि आपको इल्म है कि उसके बाद उन्होंने स्टार लिंक के जरिए से इस साजिश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जब ईरान ने डोमेस्टिक इंटरनेट बंद कर दिया तो बहरहाल ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखाई और स्टार लिंक के सैटेलाइट्स को भी जाम करके और उसके जो वेव्स हैं उसको डाइवर्ट करके ईरान ने उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया। लेकिन जाहिर है उसकी वजह से ईरान में कम्युनिकेशन का सिस्टम निज़ाम मुतासर हुआ और पता नहीं चल रहा था कि ज़ायरीन के हवाले से, इसी तरह पाकिस्तानी या दीगर ममालिक के जो तलबा हैं वहाँ पढ़ रहे हैं तो उनकी क्या सिचुएशन है। मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तानी सफारत खाने ने भी अगरचे कुछ नंबर्स जारी कर दिए थे, लेकिन वही कम्युनिकेशन गैप था, अदरवाइज कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने छुट्टियां भी कर दी ताकि ये वाला इशू ना रहे, लेकिन किसी भी तालिब इल्म को अपनी यूनिवर्सिटी और इदारा छोड़ने के लिए नहीं कहा गया और उनको मुल्क से बाहर जाने के लिए नहीं कहा गया। और इस वक्त तो आप जानते हैं कि पूरी तौर पर स्टेबिलिटी जो है रिस्टोर कर चुकी है, असल ईरान बाहर आ चुका है और इस वक्त जो अवाम है वो पहचान चुके हैं कि ये लोग कौन थे और किस तरीके से उन्होंने जो है वो इनकलाब इस्लामी के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की। और बहरहाल ईरानियों के खून से अमेरिका और इसराइल के हाथ रंगे हुए हैं और उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि अगर अमेरिका यहाँ पर आता है तो अमेरिका इसका इराक नहीं बनाएगा, सीरिया नहीं बनाएगा, लेबनान नहीं बनाएगा, इवन जो है वो लीबिया नहीं बनाएगा, बल्कि यहां गजा की तरह डिवास्टेट करने की कोशिश करेगा और इसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेगा। और ये वो चीज़ है जो इस वक्त ईरानी कौम को भी रियलाइज्ड है और बावजूद सारी मुश्किलात के उनका ये जो स्टैंड है, ये जो अवामी मुजाहरे हैं, जिस तरीके से मिलियंस मार्च हुए हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि असल ईरान क्या है और ईरान के लोग और आवाम जो है वो क्या चाहते हैं। और इनकलाब इस्लामी को इस तरह के एडवेंचर से, अगरचे प्रॉब्लम्स हैं अपनी जगह पर है, सैंक्शंस हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये इनकलाब इस तरह के खतरे से महफूज है। जब तक इनकलाब अपने खत, अपनी आइडियोलॉजी और अपने प्रिंसिपल के ऊपर कायम है तो इनकलाब के लिए मुश्किलात जरूर रहेंगी, लेकिन इनकलाब खतरे से दो चार नहीं है। अच्छा शिराज़ी साहब, ये आपने देखा कि गुज़श्ता कई दहाइयों से अमेरिका और जो आलमी इस्तेमार है वो ईरान के ख़िलाफ़ जारियत पर तुला हुआ है, मुख्तलिफ़ हवालों से ईरान को तंग करने और ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुस्तक़बिल में ईरान की क्या हिकमत अमली होगी कि वो इस तरह की जारियत का दिफा कर सके? देखिए, आइंदा के हवाले से चूंकि कुछ बईद नहीं है अमेरिका और इसराइल से, इसके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने
एक सिटिंग प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया, वो वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि हमारे लिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, बल्कि मेरी अपनी मोरालिटी जो है ना वही इंटरनेशनल लॉ है। जब माइट इज़ राइट बन जाए तो फिर वो यूरोप के साथ भी लड़ता है, अपने अलाइज के साथ भी लड़ता है, फिर वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ भी लड़ता है, फिर वो इंडिया के प्रेसिडेंट को कहता है कि आपको मुझे प्लीज़ और खुश करना होगा। वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को भूल जाता है। लेकिन जाहिर है कि ईरान एक ऐसी सरजमीन है जो इज्जत और इस्तकलाल के साथ खड़ी है, जो उनके सामने घुटने टेकने पर न फ़कत ये कि तैयार नहीं बल्कि उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। तो ये जो एक अपने आप को आलमी ताकत कहने का ज़ूम है, उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है ईरान जैसा चैलेंज। तो यकीनन वो साजिश करेंगे, इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनको बाज़ पहलुओं से, जैसा कि B-52 बमबार तैयारी के हवाले से जो थोड़ा बहुत लेवरेज हासिल है, वो टारगेट स्ट्राइक जिसको आप कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स, उसको करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन असल बात यह कि उनका टारगेट क्या है, क्या वो चंद मकामात को हिट करने से कोई टारगेट अचीव होता है, क्या ईरान की मिसाइल पावर को वो ख़त्म कर सकते हैं, क्या ईरान की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको ख़त्म कर सकते हैं, या ईरान की न्यूक्लियर जो सलाहियत है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो जवाब है कि न्यूक्लियर सलाहियत बिल्डिंग्स में नहीं होती, न्यूक्लियर सलाहियत उस नॉलेज के अंदर है जिसमें इस वक्त हज़ारों साइंसदान जो है वो काम कर रहे हैं। और एक स्टेट जब बैक के ऊपर हो तो वो न्यूक्लियर इशू जो है वो कोई इशू नहीं है, वो जब चाहें एनरिचमेंट कर सकते हैं, और उनके लिए यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स और जो उनके रिएक्टर वो तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जो पीसफुल एनर्जी प्रोसेस के लिए वो चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के नुकसान तो यकीनी तौर पे जंग में होता है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन जब प्रोपोर्शनेट की बात करेंगे तो शायद जमहूरी इस्लामी ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो उसका नुकसान कम है, लेकिन अल उदैद बेस के ऊपर जब ईरान ने अटैक किया था, जो सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, इस पूरे रीजन को देखता है, तो उसका नुकसान अमेरिका के लिए ज्यादा है, चूंकि अमेरिका अपने आप को ग्लोबल हेजमोन कहता है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अमेरिका ऑप्शन लेस है, मगर ये उनके पास अकली ऑप्शन मौजूद नहीं है, मगर ये कि जब आप अकल से नहीं सोचते, सिर्फ जज्बात से सोचते हैं और अपना गरज पूरी करने के लिए कोई इस तरह की साजिश करते हैं, तो यकीनन ईरान के ऊपर अमेरिकी अटैक का खतरा टला नहीं है, मौजूद है। लेकिन यह बात यकीनी है कि ईरान के ऊपर होने वाला कोई भी हमला अनआंसर्ड नहीं जाएगा, और उसका प्रोपोर्शनेट और एप्रोप्रिएट रिस्पांस आएगा, यानी उसका उतना रिस्पांस जरूर आएगा जितना वो हमला किया जाएगा। और यही वो चीज़ है कि जो अमेरिकन को अभी तक हमले से बाज रखे हुए है, मगर ये कि वो कभी लॉजिक को एक तरफ रख के सिर्फ अपना गरज पूरा करने के लिए हमला करे तो अलग बात है, अदरवाइज इस रीजन के अंदर तमाम अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो ईरान के निशाने पर है। शहराजी साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने तजिया किया। सर, हमें बताइएगा कि इस वक्त ईरान में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल क्या है? बस ये कि ईरान में करंट जो सिचुएशन है वो बहुत स्टेबल है, ईरानी अवाम को भी साजिश का पता है, और ईरानी हुकूमत जो है वो भी बड़ा इस वक्त फ्रंट पे आके अपना रोल प्ले कर रही है। अमेरिका और इसराइल जिस तरीके से बैठ के उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुजाहिरीन का साथ देने का ऐलान किया और ये कहा कि हम मुजाहिरीन को बचाने के लिए जो है वो मिलिट्री एडवेंचर करेंगे, उसने साजिश के ताने बाने मुकम्मल तौर पे खोल दिए। और इस वक्त ईरान में मुकम्मल स्टेबिलिटी है, मुकम्मल लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो चुका है, 200 के करीब रिंग लीडर गिरफ्तार हो चुके हैं, पूरी साजिश तकरीबन बेनकाब हो चुकी है, और अब जो बचे कुछ अनासर हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे, उसके ऊपर लग गए हैं। और हाथा वो वीडियोज़ भी आपने देख ली होंगी, एक खातून जैसे एक पूरी जैसे गेम बनाई जाती है कि वो खातून मुजाहिरीन में शामिल होती है, उसके पास जो है वो साइलेंसर लगे पिस्टल हैं, और वो मुजाहिरीन के अंदर रहते हुए जब वो कोई पथराव वगैरह की सूरत बनती है तो वो उन्हीं के अंदर रहकर मुजाहिरीन को मारती है, ताकि जो है वो कुछ लोग मारे जाएं और उससे पैनिक जो है वो क्रिएट हो। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रोह और लोग जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, जिन्होंने मुकद्दस मकामात पे हमले किए वो पकड़े जा चुके हैं। और ईरान जो है वो बड़े महकम तरीके से अवाम की हिमायत के साथ, अपनी लीडरशिप की हिमायत के साथ, अपने मौक़िफ़ की हिमायत के साथ ईरान जो है वो खड़ा हो गया है, और सरबुलंदी के साथ खड़ा हो गया है। और उसने ये मैसेज दिया है कि कोई भी कौम और मिल्लत जब ये तय कर ले कि वो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के सामने भी सरेंडर नहीं करेगी, क्योंकि उसने वो जो हम शेर पढ़ते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मुल्कों के लिए भी इसी तरह है, जब वो अल्लाह के हजूर झुकते हैं और ला शर्किया वला गरबिया ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हैं, तो फिर उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनका मुकाबला अमेरिका के साथ है या किसी और इस्तेमार के साथ है। वो अल्लाह की ताईद के साथ, अल्लाह के वादों पे एतबार करते हुए मैदान में खड़े रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं, उनके मुकाबले के लिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भरपूर तैयारी करते हैं, और फिर अल्लाह उनकी नुसरत करता है और उनकी मदद करता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, वरना कोई ज़ाहिरी मुकाबला नहीं है अमेरिका और उसके साथ कलेक्टिव वेस्ट बा मुकाबला एक मुल्क ईरान का। और दूसरी बात यह है कि ईरान इस वक्त इस आलम इस्लाम के लिए भी एक शील्ड है।
और अगर ईरान वीक होता है तो पूरा आलम इस्लाम वीक होगा, और खुदा न खास्ता जो उनका एजेंडा है, अगर वो ईरान के अंदर कोई अनरेस्ट क्रिएट करते हैं या डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो वो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और इस पूरे रीजन को डिसइंटीग्रेट करेगा, क्योंकि उसके बाद उसका डोमिनो इफेक्ट आता है और वो इस पूरे रीजन को अपनी लपेट में लेगा। और यही वो उनका ख्वाब और ख्याल है कि इधर आज़ाद बलूचिस्तान बने और वे 3 मुल्कों को तोड़ दे, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आज़ाद कुर्दिस्तान बने और ये 5 मुल्कों को तोड़ दे, सीरिया, ईरान, इराक, तुर्की और आर्मीनिया। और इसी तरीके से फिर जो बाकी मांदा हैं उसके अंदर वो मुख्तलिफ लड़ाइयाँ चाहते हैं। बहरहाल बड़ी हद तक इस वक्त खित्ते की इन ममालक को भी ये बात समझ में आ गई है कि इस वक्त जो है वो उनके मफाद में बाहम कोऑपरेशन है, और सऊदी अरब ने भी तकरीबन यही लाइन ली है, और अगर ये लाइन आगे रही तो इंशाल्लाह ताला अमरीका को अपने मफादात इस खित्ते में बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा और खित्ते में स्टेबिलिटी इंशाल्लाह रिस्टोर करेगी।